नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आई यूपी विशेष शिक्षक की जो वैकेंसी हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट 4 का प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, जिसमें लगभग हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। समय बहुत कम है और सिलेबस को हमको कवर भी करना है, इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हर प्रकार के स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है प्रारंभिक पहचान अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है विकास में देरी या दिव्यांगता का यथाशीघ्र पता लगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोहरे अपवाद बच्चे किन्हें कहा जाता है। जो 2 बार फेल हुए हों, जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ किसी दिव्यांगता से भी ग्रसित हों, जो 2 अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हों, या फिर जो 2 भाषाएं बोलते हों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ किसी दिव्यांगता से ग्रसित हो उसे क्या कहते हैं, दोहरे अपवाद बच्चे कहा जाता है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अलग टाइप के प्रश्न दिखने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए तथा वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिए। अगला प्रश्न है प्रारंभिक हस्तक्षेप आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी का सिद्धांत प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बचपन में मस्तिष्क की सीखने और ढलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, या फिर क्योंकि बचपन में मस्तिष्क कठोर होता है, या फिर क्योंकि बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बचपन में मस्तिष्क के सीखने और ढलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 5, प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने के लिए, बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य में निर्भरता को कम करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही, यानी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक दोहरे अपवाद यानी 2E, इसे क्या कहते हैं, 2E के नाम से भी जानते हैं। बच्चे के साथ सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। उनकी प्रतिभा उनकी दिव्यांगता को छिपा सकती है, उनकी दिव्यांगता उनकी प्रतिभा को छिपा सकती है, ए और बी दोनों, वे कभी कुछ सीख नहीं सकते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पहचान में देरी का क्या परिणाम हो सकता है। बच्चा जल्दी सीखेगा, विकास के महत्वपूर्ण अवसर छूट सकते हैं, स्कूल में अच्छे अंक आएंगे, माता पिता का पैसा बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास के महत्वपूर्ण अवसर छूट सकते हैं। अगला प्रश्न दोहरे अपवाद बच्चों की शिक्षा के लिए कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल उनकी कमियों पर ध्यान देना, केवल उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना, उनकी शक्तियों को बढ़ाना और कमजोरियों को सहारा देना, उन्हें सामान्य कक्षा से अलग कर देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी उनकी शक्तियों को बढ़ाना और कमजोरियों को सहारा देना। ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक हस्तक्षेप का लाभ नहीं है? परिवार को सशक्त बनाना, बच्चे के कौशल में सुधार, अलगाव को बढ़ावा देना या फिर विशेष शिक्षा की आवश्यकता को कम करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी अलगाव को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रारंभिक पहचान किस पर आधारित होनी चाहिए? केवल डॉक्टर की राय पर, माता पिता के अवलोकन और मानकीकृत परीक्षणों पर, केवल शिक्षक की राय पर, पड़ोसियों की राय पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माता पिता के अवलोकन और मानकीकृत परीक्षणों पर। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम में व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना जिसे क्या कहते हैं IFSP का क्या महत्व है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बच्चे और उसके परिवार दोनों की ज़रूरतों को संबोधित करता है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक पहचान में सबसे पहला कदम अक्सर कौन उठाता है? यानी प्रारंभिक पहचान में सबसे पहला कदम अक्सर कौन उठाता है? तो ये उठाते हैं माता पिता या प्राथमिक देखभाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरे अपवाद वाले बच्चे अक्सर कक्षा में कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो ये ऊब, हताशा या व्यवहार संबंधित समस्याओं वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो उनका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है बच्चे की अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने में मदद करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप में हस्तक्षेप इंटरवेंशन शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सुधारात्मक या निवारक उपाय करना। अगला हमारा प्रश्न है, दोहरे अपवाद बच्चों की पहचान में क्या शामिल होना चाहिए? केवल IQ परीक्षण, व्यापक और बहुआयामी मूल्यांकन, केवल शारीरिक जांच, केवल ग्रेड का अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पहचान का एक प्रमुख उपकरण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विकास संबंधी मील के पत्थर, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की निगरानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में कौन शामिल हो सकता है? स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, विशेष शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह के प्रश्न करवाए जा रहे हैं, यानी आप लोगों को पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जा रहा है ताकि आपके पेपर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि इसकी वैकेंसी भी कम थी और इसका कोई भी कंटेंट मार्केट में मौजूद नहीं है। इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। तो इसलिए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी आप इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं तो सबसे उचित कदम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत पेशेवर मूल्यांकन और हस्तक्षेप शुरू करना। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार की सक्रिय भागीदारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता यानी क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की दिव्यांगताओं वाले
व्यक्तियों के लिए समान सेवाएं और अधिकार सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को जल्द ही जो हमारे कुछ शब्दावलियां हैं या जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी डिटेल में वीडियो करवा दिया जाएगा, ताकि आप लोग उन शब्दावलियों को अच्छे से समझ सकें। जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गई, या प्रारंभिक हस्तक्षेप ही हो गया, या क्रॉस दिव्यांगता हो गया, या बहुदिव्यांगता हो गया। इन सभी की आप लोगों को वीडियो डिटेल में करवा दिया जाएगा आपके एग्जाम के बाद। तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के आयोजन में कौन सा मॉडल सबसे प्रभावी है? तो वो है बहुविषयक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहुविषयक टीम में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? तो उसमें हो सकते हैं विशेष शिक्षक और थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक भी और बाल रोग विशेषज्ञ भी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता सेवाओं का आयोजन करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो बाधा मुक्त वातावरण, यानी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, उम्र के अनुसार सामग्री, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25, प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र ईयरली इंटरवेंशन सेंटर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, एक ही छत के नीचे विभिन्न चिकित्सा और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित होता है समावेशन और समानता के सिद्धांत पर। अगला, सेवाओं के आयोजन में वन स्टॉप सेंटर की आवश्यकता का क्या लाभ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माता पिता को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ता है। अगला, क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेप में केस प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चे और परिवार के लिए सेवाओं का समन्वय और निगरानी करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेप का हिस्सा नहीं है? ब्रेल प्रशिक्षण, श्रवण यंत्र फिटिंग, बच्चों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर पूरी तरह अलग करना, या फिर भौतिक चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को उनकी दिव्यांगता के आधार पर पूरी तरह अलग करना, ये क्रॉस दिव्यांगता हस्तक्षेप का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 30, DEIC यानी डिस्ट्रिक्ट ईयरली इंटरवेंशन सेंटर, यानी जो जिला स्तर पर काम करते हैं, कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय या फिर मिशन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 3 प्रश्नों में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो इजी टू हार्ड लेवल के रखे गए हैं, यानी उसमें आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और हार्ड लेवल के भी प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये हमको नहीं पता है। इसलिए हम हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यहाँ से प्रश्न अलग नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, DEIC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 4DS की जांच और प्रबंधन, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, RBSK के तहत 4DS में क्या शामिल नहीं है? अभी हमने RBSK का फुल फॉर्म बताया था, तो जिन लोगों को याद है वो कमेंट में ज़रूर बता देंगे। तो इसका मतलब होता है डिग्रियाँ, यानी डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस दिव्यांगता सेवाओं में संसाधनों का अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है? तो ये होता है एक ही संसाधन का विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, शुरुआती हस्तक्षेप
सेवाओं को आयोजित करते समय ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो विशेषज्ञों की कमी, जागरूकता की कमी, परिवहन की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के सफल आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? तो अंतर्विभागीय समन्वय यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, इन सब का जो है एक समन्वय, साथ में कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्रॉस दिव्यांगता वातावरण में एक शिक्षक कार्यकर्ता का रवैया कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए लचीला और अनुकूलनीय, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूनिवर्सल डिजाइन का सिद्धांत क्रॉस दिव्यांगता सेवाओं में कैसे मदद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह उत्पादों और वातावरण को सभी के लिए सुलभ बनाता है। अगला प्रश्न है, सेवाओं के आयोजन में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? तो वो टेली रिहैबिलिटेशन और ऑनलाइन परामर्श, या फिर ट्रैकिंग और डेटा प्रबंधन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसके क्या हैं? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रॉस दिव्यांगता समूह गतिविधियों का क्या लाभ है? तो सामाजिक कौशल और सहकर्मी सीखने यानी पीर लर्निंग को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी हैं उन लोगों को ये पता होगा कि पीर लर्निंग किसे कहते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर इसकी डिटेल से चर्चा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, इसके साथ साथ हमारे सिलेबस में यानी जो विषय शिक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, उसके किस किस टॉपिक की वीडियो आप लोगों को पहले चाहिए? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक की वीडियो पहले करवा दिया जाए, या फिर इस यूनिट की वीडियो, या इस शब्द की, या जो हमारा कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो पहले प्रोवाइड कर दी जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। या कोई आपका टॉपिक जो है कमज़ोर है और आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर बता दीजिए, उसकी वीडियो आप लोगों को दे दी जाएगी, वरना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो डालते ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों का लक्ष्य कौन होता है? तो ये होता है पेशेवर, अभिभावक और समुदाय। अगला प्रश्न है, स्क्रीनिंग और मूल्यांकन यानी स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये होता है स्क्रीनिंग जोखिम वाले बच्चों की पहचान करती है, जबकि मूल्यांकन सटीक निदान और योजना के लिए होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए एक सामान्य स्क्रीनिंग टूल कौन सा है? तो वो है विकास संबंधी प्रश्नावली, उदाहरण में ASQ। अगला हमारा प्रश्न है, दोहरे अपवाद वालों के मूल्यांकन में किस प्रकार का दृष्टिकोण आवश्यक है? तो वो है बहुआयामी मूल्यांकन, यानी ताकत और कमजोरियों दोनों का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया में पारिस्थितिकी मूल्यांकन इकोलॉजिकल असेसमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बच्चे का उसके प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन करना, जैसे प्राकृतिक वातावरण मीन्स घर, स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न यानी 45 नंबर का प्रश्न है, स्क्रीनिंग उपकरण कैसे होने चाहिए? तो वो होने चाहिए त्वरित, उपयोग में आसान और विश्वसनीय, यानी उनको उपयोग अच्छे से किया जा सके और उनके जो परिणाम है वो उसमें यानी उसके जो परिणाम है वो विश्वसनीय होना चाहिए। अगला, ऑटिज्म के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्क्रीनिंग टूल कौन सा है? तो वो है MCHAT यानी मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर।
यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, औपचारिक मूल्यांकन मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जबकि अनौपचारिक अवलोकन पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न, स्क्रीनिंग का परिणाम पॉजिटिव आने का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है बच्चे को आगे के व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन के बाद तैयार की जाने वाली व्यक्तिगत शिक्षा योजना का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अगला हमारा प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 50 है दोहरे लाभ यानी 2E वाले दोहरे अपवाद बच्चों के अक्सर मूल्यांकन के दौरान कौन सी समस्या नज़रअंदाज हो जाती है। तो वो हो जाती है उनके सीखने की क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, क्योंकि उनकी उच्च बुद्धि उसे क्या करती है, ढक लेती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन टीम में माता पिता की भूमिका होती है। तो कैसी भूमिका होती है भाई, तो वे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और बच्चे के इतिहास की जानकारी देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है मूल्यांकन हमेशा कैसा होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त और सांस्कृतिक रूप से उचित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रवण दोष की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए जन्म के तुरंत बाद कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो वो किया जाता OAE परीक्षण। हमारा अगला प्रश्न है विकासात्मक देरी डेवलपमेंटल डिले का पता लगाने के लिए किन क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो संज्ञानात्मक और मोटर कौशल, संचार और सामाजिक भावनात्मक कौशल, अनुकूली कौशल, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और हस्तक्षेप योजनाओं में आवश्यकता अनुसार बदलाव करने के लिए। अगला प्रश्न है पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समय के साथ बच्चे के कार्यों और उपलब्धियों का एक व्यवस्थित संग्रह। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई पोर्टफोलियो वाला, इसे इम्पोर्टेंट में ही टिक करिएगा। अगला दूरदृष्टि की स्क्रीनिंग के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है स्नेलन चार्ट का, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विकासात्मक मील के पत्थर डेवलपमेंटल माइलस्टोन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशल और व्यवहार जो अधिकांश बच्चे एक निश्चित आयु तक प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोहरे अपवाद बच्चों के लिए मूल्यांकन उपकरणों में क्या लचीलापन होना चाहिए। तो वो उन्हें मौखिक उत्तर देने की अनुमति देने यदि उन्हें लिखने में कठिनाई हो, समय सीमा बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर सी ए और बी का दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला स्क्रीनिंग प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चे के लिए गैर आक्रामक और तनाव मुक्त। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 61 RPWD अधिनियम 2016 के तहत सरकार का कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों की कम से कम कितनी बार निःशुल्क स्क्रीनिंग करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल में एक बार, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में किस स्तर की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है जो प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण है। तो ECCE यानी ऑप्शन नंबर बी, और इसका फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है 8 वर्ष तक के बच्चों का इष्टतम समग्र विकास, स्वास्थ्य और कल्याण। तो आप देख रहे होंगे कि हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, यानी सिलेबस में है तो उसको हमको पढ़ना ही है बस। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है प्रारंभिक हस्तक्षेप में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है? तो इसकी जो भूमिका होती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी सबसे महत्वपूर्ण सह चिकित्सक और पैरोकार यानी एडवोकेट। अगला प्रश्न NEP 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की वकालत की गई है? तो इसमें पूर्ण समावेशी शिक्षा यानी फुली इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत की गई है। अगला प्रश्न RPWD अधिनियम 2016 में दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए क्या प्रावधान है? तो इसमें उचित आवास प्रदान करना यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला समुदाय की प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्या भूमिका है? तो जागरूकता फैलाना और कलंक को कम करना यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं यानी ECCE का हिस्सा यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE का हिस्सा माना जाता है कि प्रारंभिक पहचान में क्या भूमिका है? तो वो जमीनी स्तर पर विकास में देरी को पहचानना और रेफर करना यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है NEP 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करने का रखा गया है? तो वो कक्षा 3 तक यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है RPWD 2016 के अनुसार कितने प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण है? तो वो कम से कम कितना होना चाहिए 40% होना चाहिए। अगला हितधारकों यानी हितधारकों में कौन कौन शामिल होते हैं? तो माता पिता और परिवार, शिक्षक और चिकित्सक, समुदाय और सरकार या फिर उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रारंभिक हस्तक्षेप में पारिवारिक केंद्रित दृष्टिकोण फैमिली सेंटर्ड अप्रोच का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है परिवार को निर्णय लेने में भागीदार बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। अगला NEP 2020 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल को सुलभ बनाने के लिए किस पर जोर दिया गया है? तो वो जोर दिया गया है बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट पर। अगला प्रश्न समुदाय आधारित पुनर्वास CBR का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका जो मुख्य फोकस होता है वो समुदाय के संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय स्तर पर समावेश और पुनर्वास सुनिश्चित करना यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 शिक्षा के अधिकार और दिव्यांग बच्चों के लिए किस आयु तक बढ़ता है? तो ये बढ़ता है 18 वर्ष तक यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ECCE पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? और ECC काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो ये होना चाहिए खेल आधारित, गतिविधि आधारित और बाल केंद्रित यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला माता पिता के सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट के लिए क्या आवश्यक है? तो उन्हें जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला NEP 2020 में शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान है? तो इनके लिए क्या प्रावधान है? इनके लिए है कि विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा में निरंतर व्यावसायिक विकास। अगला अन्य हितधारकों जैसे बाल रोग विशेषज्ञ की क्या जिम्मेदारी है? तो इनकी जिम्मेदारी होती है माता पिता की चिंताओं
को गंभीरता से लेना और समय पर रेफर करना। हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 80, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए समुदाय का क्या रवैया होना चाहिए? तो सहानुभूति यानी एम्पैथी और स्वीकारता, एक्सेप्टेंस यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हस्तक्षेप पर गृह आधारित मॉडल यानी होम बेस्ड मॉडल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशेवर घर आते हैं और बच्चे के प्राकृतिक वातावरण में परिवार को प्रशिक्षित करते हैं। गृह आधारित मॉडल का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो बच्चा अपने परिचित और आरामदायक वातावरण में सीखता है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र आधारित मॉडल यानी सेंटर बेस्ड मॉडल में सेवाएं कहाँ प्रदान की जाती हैं? तो ये प्रदान की जाती हैं एक विशेष प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र या क्लिनिक में। अगला प्रश्न है, केंद्र आधारित मॉडल का एक मुख्य लाभ क्या है? इसका जो मुख्य लाभ होता है वो होता है विभिन्न विशेषज्ञों और उपकरणों की एक ही स्थान पर उपलब्धता यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अस्पताल आधारित यानी हॉस्पिटल बेस्ड मॉडल आमतौर पर किन बच्चों के लिए आवश्यक होता है? तो वो होता है जिन्हें गंभीर चिकित्सा देखभाल या निगरानी की आवश्यकता होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर NICU से निकले बच्चे। अगला प्रश्न, संयोजन मॉडल, कॉम्बिनेशन ब्लेंडेड मॉडल या कॉम्बिनेशन मॉडल क्या है? तो ये होता है गृह आधारित और केंद्र आधारित दोनों मॉडलों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, संक्रमण का संदर्भ प्रारंभिक हस्तक्षेप में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गृह या प्रारंभिक केंद्र के वातावरण से औपचारिक स्कूल से सहजता से जाना। अगला प्रश्न, घर से स्कूल तक सफल संक्रमण के लिए क्या आवश्यक है? तो संक्रमण योजना बनाना। अगला, संक्रमण योजना में कौन शामिल होना चाहिए? तो माता पिता, वर्तमान थेरेपिस्ट, शिक्षक, नए स्कूल के शिक्षक, उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल तत्परता कौशल में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बारी का इंतजार करना, निर्देश मानना और बुनियादी दैनिक जीवन के कौशल। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे के नए स्कूल के वातावरण को परिचित कराने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो स्कूल शुरू होने से पहले बच्चे का दौरा कराना, जिसे स्कूल विजिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, कि संयोजन मॉडल को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह बच्चे और परिवार की बदलती ज़रूरतों के अनुसार लचीलापन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि गृह आधारित मॉडल में मुख्य ध्यान किस पर होता है? तो वो होता है माता पिता को सशक्त बनाने पर, ताकि वे दैनिक दिनचर्या में हस्तक्षेप को शामिल कर सकें। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा गंभीर रूप से बीमार है या उसे स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की आवश्यकता है, तो कौन सा मॉडल सर्वोत्तम होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्पताल या क्लिनिक आधारित मॉडल। अगला प्रश्न, संक्रमण के दौरान नए स्कूल के शिक्षक के लिए क्या जानना सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चे की ताकत, ज़रूरतें और व्यक्तिगत शिक्षण योजना। अगला, एक सफल संक्रमण का परिणाम क्या होता है? तो वो होता है बच्चा नए वातावरण में जल्दी और खुशी से समायोजित हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र आधारित मॉडल एक संभावित चुनौती क्या हो सकती है? तो माता पिता के लिए परिवहन और समय की समस्या। अगला, घर से स्कूल तक संक्रमण की तैयारी कब होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए स्कूल शुरू होने से कम 6 महीने या 1 साल पहले। अगला प्रश्न है, संक्रमण
प्रक्रिया में फॉलो अप का क्या महत्व है? तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा नए स्कूल में अच्छी तरह से समायोजित हो रहा है और आवश्यक सहायता मिल रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, यानी आप लोगों को 100 प्रश्न कितने कम समय में करा दिया गया ताकि आपका समय बच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपको विशेष शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, प्रारंभिक हस्तक्षेप का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये है, बच्चे को स्वतंत्र बनाना और समाज मुख्य धारा की शिक्षा में सफलतापूर्वक शामिल करना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि 100 प्रश्नों में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए। अब आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या हम अपने अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो देते रहें। अगर आपका कोई ख़ास टॉपिक है जिसमें आपको लग रहा है कि हमको ये पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए तो वो आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें तथा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।